हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को टर्म 1 का चैप्टर 2 रिवाइज कराऊंगा एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ये आपके सिलेबस का सबसे छोटा और सबसे आसान चैप्टर है। तो आज की वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करूंगा, राइट। और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप इजीली एमसीक्यू क्वेश्चन और जो भी बुक में आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उससे आप आसानी से कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। हालांकि क्वेश्चन ये चैप्टर बहुत आसान है, राइट। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बट जनरली इसके अंदर से कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पेपर के अंदर। तो जनरली बच्चे जब रिवाइज करते हैं तो बस फॉर्मूले पढ़ के चले जाते हैं इसके, बट एग्जाम के अंदर इन मेथड की वैल्यूएशन के ऊपर ट्रिकी पॉइंट्स आ सकते हैं, ट्रिकी एडजस्टमेंट आ सकती हैं। तो उन ट्रिकी एडजस्टमेंट्स के ऊपर भी मैं डिस्कशन आप लोगों से आज की क्लास में करूंगा। चलिए बेटा, तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल किसी भी बिजनेस की, किसी भी फर्म की एक रेपुटेशन होती है, एक गुड नेम होता है जो उसको हेल्प करता है बाकी दूसरे बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट कमाने में। तो इसी को हम बोलते हैं गुडविल। तो गुडविल इज द गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस विच हेल्प्स इट टू अर्न मोर प्रॉफिट देन अदर्स। दूसरों से ज्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प कर रही है हमारी रेपुटेशन या हमारा गुड नेम। तो इसी गुड नेम और रेपुटेशन को हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। गुडविल का नेचर क्या होता है? गुडविल एक इंटैंजिबल एसेट है जिसकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, यानी कि वो हमें दिखाई देती नहीं है, जस्ट हमें गुडविल फील होती है। ये ध्यान रखना बेटा, गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। इसके ऊपर काफी बार एमसीक्यू क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट बट इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है ऐसे एसेट जिनको हम मार्केट के अंदर बेच नहीं सकते, जिनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, उसे हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। जनरली ये जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं वो लॉस के बैलेंसेस होते हैं, राइट। लाइक डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इन्हें हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट बिकॉज इट हैज अ रियलाइजेबल वैल्यू। क्योंकि गुडविल की रियलाइजेबल वैल्यू होती है, इसलिए ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है। एंड फिक्टिशियस एसेट डू नॉट हैव अ रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये आपको बताया हुआ है कि गुडविल इंटैंजिबल एसेट है, नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। क्यों? क्योंकि गुडविल की रियलाइजेबल वैल्यू होती है बट फिक्टिशियस एसेट की कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है। मतलब आप फिक्टिशियस एसेट को मार्केट में जाके बेच नहीं सकते हो। इसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं, राइट। सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो उस पर डिपेंड करती है आपकी गुडविल। आपकी मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है उस पर भी गुडविल डिपेंड करती है। आपके बिजनेस की लोकेशन क्या है उस पर भी गुडविल डिपेंड करती है। मार्केट सिचुएशन कैसी है, मतलब किस टाइप का प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है, इस पे भी आपकी गुडविल डिपेंड करती है। और स्पेशल एडवांटेज कि आपके बिजनेस के पास क्या क्या स्पेशल एडवांटेज है। स्पेशल एडवांटेज का मतलब क्या आपने कोई गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया हुआ है, राइट, या फिर आपके पास कोई ऐसा ऐसा आपके पास फॉर्मूला है, या ऐसा कोई आपका पेटेंट राइट है, राइट, जिसको कोई और यूज नहीं कर सकता। ये कुछ स्पेशल एडवांटेज होती है जो हमें हेल्प करती हैं गुडविल में। तो ऑल दीज फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग गुडविल। इसके बाद फिर आता है मैथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल को निकालने के कितने मैथड्स होते हैं? तो गुडविल को निकालने के लिए बेटा तीन मैथड हैं जो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मैथड, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मैथड एंड नंबर 3 इज कैपिटलाइजेशन मैथड। तो ये तीन मैथड हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। जब हम एवरेज प्रॉफिट मैथड की बात करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट मैथड के अंदर दो मैथड है, एक सिंपल एवरेज और दूसरा वेटेड एवरेज। तो कैसे गुडविल निकाली जाती है, इसके बहुत आसान फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल हम कैसे निकालते हैं? हम एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ? नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। तो हमारे पास फर्म की गुडविल आ जाती है। अब एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में निकालना पड़ता है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको हमेशा
क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं, राइट। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कितने सालों तक फ्यूचर में हमारी फर्म इस एवरेज प्रॉफिट को मेंटेन कर सकती है, उसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाले जाते हैं? एवरेज प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं हम लोग? यानी गुडविल के लिए जितने साल को भी हमने बेस लिया है, उन सारे प्रॉफिट्स को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और जितने भी ईयर है उससे आप डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमने 5 साल के प्रॉफिट को बेस माना हुआ है, तो 5 साल के जो भी एक्चुअल प्रॉफिट है आप उन 5 साल के एक्चुअल प्रॉफिट को ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अगर हमने 3 साल के प्रॉफिट को बेस लिया हुआ है तो हम 3 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। और ये ध्यान रखना कि जब हम टोटल प्रॉफिट्स लेंगे तो प्रीसीडिंग यानी जिस डेट पे आप गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हो उससे जस्ट पीछे वाले आपने प्रॉफिट्स ऐड करने हैं, राइट। तो फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द गिवन ईयर गिवन नंबर ऑफ इयर्स बिफोर एबनॉर्मल एंड नॉन बिजनेस आइटम, यानी कि जो भी आप प्रॉफिट ऐड करेंगे वो सारे प्रॉफिट बिफोर एबनॉर्मल और नॉन बिजनेस आइटम्स वाले होने चाहिए। इसके ऊपर अभी मैं डिस्कशन करूंगा कि एबनॉर्मल और नॉन बिजनेस आइटम्स कौन सी होती है, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे आप बेटा? नंबर ऑफ ईयर से, तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसमें हमें क्वेश्चन के अंदर 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, 10,000, 20,000 और 30,000, राइट बेटा। आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है इन 3 साल के प्रॉफिट का, तो पहले इन तीनों को आप ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ गया बेटा? 60,000 आ गया। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 3, तो इसको डिवाइड करेंगे आप, तो 20,000 इज द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और इस एवरेज प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से जो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। जैसे मैं एज्यूम करता हूं कि 3 आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हुए हैं, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो फर्म की गुडविल आ जाएगी कितना? 60,000, ठीक है बेटा। तो 60,000 रुपए की फर्म की गुडविल है। तो ये हो गया आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद फिर आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये बिल्कुल सेम सिंपल एवरेज की तरह होता है, बट आपको इसमें ध्यान रखना होता है कि जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है उसको आप मल्टीप्लाई किससे करते हो? वेटेड एवरेज प्रॉफिट से करते हो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट्स। अब ये टोटल प्रोडक्ट किसका है? ये टोटल प्रोडक्ट है बेटा वेट का और प्रॉफिट का। यानी आप क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट के साथ में उनके वेट भी दिए होंगे, जैसे ये आपको प्रॉफिट दिए हुए थे, इसके साथ में आपके पास वेट भी होंगे, तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट और वेट दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट आएगा उसे हम बोलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? वेटेड प्रॉफिट। उस वेटेड प्रॉफिट को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेटेड प्रॉफिट, और उसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ में टोटल वेट के साथ में, तो आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और उस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो आपके पास गुडविल आ जाएगी। तो सिंपल एवरेज में हमने यूज करना है एवरेज प्रॉफिट, राइट, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने यूज करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो मैंने आपको सिखा दिया कैसे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आता है फिर सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि हमारी फर्म ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है और मार्केट का जो भी रेट ऑफ रिटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो भी नॉर्मल प्रॉफिट है, उस नॉर्मल प्रॉफिट से हम जितना एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट से पहले गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। इसके लिए आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट का मतलब जो प्रॉफिट हमें हुआ एक्चुअली में फर्म के अंदर, राइट, वो है हमारा एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट। इसमें से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग जो हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। तो जितना प्रॉफिट हमने सोचा हुआ है कि भाई मार्केट में हम इतनी कैपिटल लगा रहे हैं और मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न इतना है, तो इतना तो हम कमा ही लेंगे। अगर उससे ज्यादा कमा रहे हैं तो वो सुपर प्रॉफिट है। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगेन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, करेक्ट बेटा। और कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको गिवन होगी। अगर गिवन नहीं है तो आप इस कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट माइनस में आउटसाइडर और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। पर ध्यान रखना टोटल एसेट निकालते टाइम आप गुडविल को एक्सक्लूड कर देंगे। अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है
और उस बैलेंस शीट में आपको गुडविल नजर आ रही है, तो आप उसे एक्सक्लूड कर देंगे। क्यों? क्योंकि गुडविल की वैल्यूएशन तो हम कर ही रहे हैं अभी, तो गुडविल को हमें इंक्लूड नहीं करना टोटल एसेट के अंदर। एंड ऑल फिक्टिशियस एसेट को भी आप नहीं लेंगे, क्योंकि ये एसेट जो होते हैं ये लॉस के बैलेंस होते हैं। ठीक है बेटा, तो टोटल एसेट जिसके अंदर गुडविल और फिक्टिशियस एसेट इंक्लूड नहीं होंगे, इसमें से आप माइनस कर देंगे आउटसाइडर लायबिलिटी, तो आपके पास आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। राइट बेटा, इस कैपिटल एम्प्लॉयड को आप मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट आपके पास होगा, उसमें से नॉर्मल हम माइनस कर देंगे, सुपर प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा, उस सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो आपके पास गुडविल आ जाएगी। अगेन नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। करेक्ट बेटा, तो ये हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके बाद थर्ड मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो तरीके से गुडविल निकाली जाती है, या तो हम एवरेज प्रॉफिट को बेस ले सकते हैं या हम सुपर प्रॉफिट को बेस ले सकते हैं। जब हम सुपर प्रॉफिट को बेस लेते हैं, पहले मैं आपको बी वाला करा रहा हूं, अगर हम सुपर प्रॉफिट को बेस लेते हैं तो सुपर प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगेन ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन होगा, सुपर प्रॉफिट आपको निकालना होगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने आपको सुपर प्रॉफिट मेथड में सिखाया, यानी कि एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, सारी वर्किंग वैसी करेंगे जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने करी है। सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन होगा, उससे डिवाइड करना इनटू में 100, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। ओके, अगर हमने एवरेज प्रॉफिट को बेस लिया है कैपिटलाइजेशन के अंदर, तो गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। इन दोनों का डिफरेंस होता है, इस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को हम नेट एसेट भी कहते हैं। ठीक है, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से और डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, अगर गिवन नहीं होगा तो 2-3 साल के प्रॉफिट गिवन होंगे, आप क्या करेंगे? उनका एवरेज निकाल लेंगे सबको ऐड करके। इसके बाद एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम नेट एसेट भी कहते हैं, इसको हम कैसे निकालते हैं? टोटल एसेट अगेन जिसमें गुडविल और फिक्टिशियस एसेट इंक्लूड नहीं होंगे, और माइनस करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो आपके पास एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पे निकाल लिया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और यहाँ पे आपने निकाल लिया नेट एसेट, दोनों को माइनस कर दो, आपके पास गुडविल आ जाएगी। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर आपको ध्यान रखना है, या आप यूज करो एवरेज प्रॉफिट या यूज करो आप सुपर प्रॉफिट। ठीक है, दोनों से गुडविल का अमाउंट सेम आएगा। जनरली कैपिटलाइज मेथड को हम यूज तब करते हैं जब क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेजेस आर मिसिंग, यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर ऑफ ईयर परचेजेस गिवन नहीं है, तो उस केस के अंदर हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज करते हैं। हालांकि जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहां पे मेंशन होगा कि हमें किस तरीके से और किस मेथड से गुडविल निकालनी है। करेक्ट बेटा, समझ में आ गए सब बच्चों को? तो ये आपके मेथड्स हो गए बेटा। इन तीनों मेथड्स के मैंने आप लोगों को फॉर्मूले बता दिए हैं, कैसे हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल वैल्यू करते हैं, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, कैसे हम सुपर प्रॉफिट से वैल्यू करते हैं, और किस तरीके से कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज करके गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें एक और एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब अप्लाई होता है? तो जनरली एवरेज प्रॉफिट में दो मेथड है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज को हम अप्लाई कब करते हैं? जब प्रॉफिट के अंदर हमें ट्रेंड देखने को मिलता है, वो ट्रेंड या तो इंक्रीजिंग होगा या ट्रेंड वो क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। मतलब आपको जो प्रॉफिट्स दिए होंगे वो हर साल इंक्रीज हो रहे होंगे या फिर वो डिक्रीज होंगे, यानी कि इंक्रीजिंग ट्रेंड में होंगे, डिक्रीजिंग ट्रेंड में होंगे। तो अगर ट्रेंड इंक्रीजिंग या डिक्रीज दोनों में से कुछ भी है, तो उस केस में जनरली वेटेड एवरेज प्रॉफिट को अप्लाई किया जाता है। और अगर क्वेश्चन में कोई भी ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा, तो फिर उस केस में हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा मेथड्स के ऊपर डिस्कशन। आई होप सब बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि जो ट्रिकी एडजस्टमेंट्स आती हैं गुडविल के ऊपर, उसको कैसे करेंगे। जनरली बच्चे बस ये फॉर्मूला पढ़ के चले जाते हैं, उनको लगता है कि चैप्टर कंप्लीट हो गया, बट ये जो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, राइट, सुपर प्रॉफिट निकाल रहे हैं, इनकी कैलकुलेशन के अंदर भी कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन के अंदर आपको कोई एबनॉर्मल आइटम दे सकता है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, और उसके बाद ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या फिर ओपनिंग स्टॉक। तो इन सारी एडजस्टमेंट को कैसे करते हैं, इसको भी हम सीख लेते हैं। चलिए बेटा
करते हैं स्टार्ट। 1 मिनट वेट करेंगे सारे बच्चे। तो बेटा ये एडजस्टमेंट को अच्छे से रिवाइज करके जाना। अगर इसमें से क्वेश्चन आप कुछ क्वेश्चन आएगा गुडविल में से भी, तो आपको ये एडजस्टमेंट्स में से कोई ना कोई एडजस्टमेंट गिवन होगी और एग्जाम के अंदर आपको ये एडजस्टमेंट कंफ्यूज कर सकती है, तो इसकी प्रैक्टिस करके जाना। मैं विद एग्जांपल आपको ये समझा दूंगा। एक मिनट। हाँ जी, तो कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स, तो ये सारी की सारी बेटा ट्रिकी एडजस्टमेंट्स हैं जो एग्जाम में आ जाती है और बच्चा गलत करके आ जाता है। सबसे पहले इसमें आता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जैसे आप एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो और उसके लिए आपको अलग अलग साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं और एडजस्टमेंट में आपको बताया हुआ है किसी एक पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट को आपने कैलकुलेट किया और उस ईयर के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को हमने ओवर वैल्यू कर दिया। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि क्लोजिंग स्टॉक हम बिजनेस की इनकम मान के चलते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक हमारी इनकम है, ठीक है। ओवर वैल्यूएशन का मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमने ज्यादा दिखा दी। अगर बेटा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपने किसी साल में ज्यादा दिखा दी है तो उस साल के प्रॉफिट को आपने बढ़ा दिया होगा, राइट। अब गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे तो हम करेक्शन करेंगे उस ईयर के प्रॉफिट की। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपने ज्यादा दिखा रखा है तो उस साल का प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो गया होगा, तो ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, आपको उस साल के प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। बस ध्यान रखना, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है तो आपको क्या करना है, इसे डिडक्ट करना है, ठीक है। जिस साल आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया है उस साल के प्रॉफिट में से आपको डिडक्ट करना है, ठीक है। बिकॉज उस साल का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा तो आपको उसे घटाना है, कम करना है ताकि प्रॉफिट ठीक हो जाए। अब जब ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होता है तो उसका इंपैक्ट सिर्फ उस ईयर के प्रॉफिट पे नहीं आता, उसके अगले साल के प्रॉफिट पे भी आ जाता है। अब अगले साल के प्रॉफिट पे कैसे आ जाता है, क्योंकि इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगली बार का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो इसका मतलब इस साल अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को गलत वैल्यू किया है उसी को तो आपने अगले साल भेजा होगा। जब वो ओपनिंग बना होगा अगले साल तो उसका क्या इंपैक्ट आया होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है, ओपनिंग स्टॉक को हम मानते हैं एक्सपेंस। आपको याद होगा 11th क्लास में ओपनिंग स्टॉक को आप डेबिट साइड पे दिखाते थे, क्लोजिंग स्टॉक को आप क्रेडिट साइड पे दिखाते थे। तो ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक इनकम। तो इसका मतलब अगले साल आपने क्या किया होगा, एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया होगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अगले साल ज्यादा रिकॉर्ड हो गया क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ था। तो अगले साल अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा वैल्यू हो गया, खर्चा ज्यादा दिखा दिया आपने, तो इसका प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आया होगा, यानी प्रॉफिट आपका उस साल का कम हो गया होगा। तो आपको अगले साल क्या करना पड़ेगा, अगले साल के प्रॉफिट के अंदर जितने से प्रॉफिट कम हो गया उतने से आपको प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो सेम अमाउंट जो आपने लास्ट ईयर डिडक्ट किया था प्रॉफिट में से, उसी अमाउंट को आप क्या करेंगे, अगले साल नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, ठीक है बेटा। तो जब ओवर वैल्यूएशन होगा क्लोजिंग स्टॉक का तो ऐसा नहीं है कि आपको उसी साल का प्रॉफिट करेक्ट करना है, आपको उसके अगले साल का प्रॉफिट भी करेक्ट करना है, ठीक है। तो जिस साल आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया है उस साल आप उसको माइनस कर देंगे। अब क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक अगली बार ओपनिंग बन जाएगा तो अगले साल के प्रॉफिट में आप उसको ऐड कर देंगे, ठीक है बेटा। तो ये दो इंपैक्ट आएंगे आपके कि एक बार आपने डिडक्ट किया और दूसरी बार आपने ऐड किया। एग्जाम्पल देख लो इसका, 2020 को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब इसके अंदर हमने इंक्लूड किया हुआ है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 10,000 और प्रॉफिट आपको गिवन है 2021 का भी 80,000, यानी कि आपको 20 का प्रॉफिट भी गिवन है और 80 का प्रॉफिट भी गिवन है। तो आपको ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट करनी है यहाँ पे कि क्या इफेक्ट आएगा इस प्रॉफिट के ऊपर इसका। अब क्योंकि बेटा 2020 के अंदर हमने क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दिया है तो उस साल का प्रॉफिट आपने बढ़ा दिया होगा, तो इसलिए क्या करो, उसको माइनस कर दो। तो देखो बेटा 1 लाख में से 10 माइनस कर दिया तो 90 आ गया करंट ईयर का प्रॉफिट। अब नेक्स्ट ईयर जब ये ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जब अगले साल गया होगा ओपनिंग बन के तो उस साल का प्रॉफिट उसने कम कर दिया होगा, तो आप क्या करेंगे अगले साल के प्रॉफिट में, क्योंकि 31/21 का प्रॉफिट आपको गिवन है तो उसमें आप क्या करेंगे 10,000 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 90 हो गया।
आई होप सबको समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं इसके अंदर, जिस साल क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू किया वहां तो ठीक कर देते हैं, बट अगले साल को करना भूल जाते हैं। ओके बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो अब उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, ओवर वैल्यूएशन का मतलब ज्यादा वैल्यू कर दिया था क्लोजिंग स्टॉक को, अब यहाँ अंडर वैल्यू यानी कि कम शो किया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक को। अगर क्लोजिंग स्टॉक को कम शो किया तो इनकम उस साल आपने कम दिखाई होगी, और इनकम कम दिखाई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस साल की इनकम के अंदर ऐड करना पड़ेगा, मतलब उस साल के प्रॉफिट में आप अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर दोगे। अब क्योंकि अब ये क्लोजिंग स्टॉक अगली बार ओपनिंग बनेगा, तो अगली बार जब वो एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा तो कम रिकॉर्ड होगा, तो उस साल क्या होगा, आपका प्रॉफिट उस साल नेक्स्ट ईयर में अंदर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपने एक्सपेंस कम दिखाया। ठीक है बेटा, अगले साल जब ये ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो उस साल आपका एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ, तो एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो आपको नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से इसको डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके बेटा, समझ में आ गया। एग्जांपल देख लेंगे। प्रॉफिट आपको गिवन है 2020 का 2 लाख विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹20,000, और इसके बाद अगले साल का प्रॉफिट भी आपको दिया हुआ, तो क्या इंपैक्ट आएगा, जो 2020 का प्रॉफिट है 2 लाख का, अंडर वैल्यूएशन किया हुआ आपने क्लोजिंग स्टॉक का, तो आप क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे, तो 2,20,000 हो गया ये, और अगले साल के प्रॉफिट में से आपने माइनस कर दिया, तो ये कितना हो गया, 230 हो गया। करेक्ट बेटा। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे। कई बार जब हम एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं तो आपको किसी पार्टनर की रेम्युनरेशन गिवन होती है। अब इस रेम्युनरेशन के 2 केस हैं। आपको रेम्युनरेशन गिवन होगी, ये नहीं पता होगा कौन से साल में से आपको रेम्युनरेशन देनी है, तो पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे और उसके बाद उस एवरेज में से रेम्युनरेशन को माइनस करेंगे। पढ़ लेते हैं इसको। इफ रेम्युनरेशन पेबल टू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन विदाउट मेंशनिंग द ईयर, अगर आपको ईयर मेंशन नहीं किया हुआ कि रेम्युनरेशन किस साल से रिलेट कर रही है, देन हम क्या करेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे और उस एवरेज प्रॉफिट में से इसको डिडक्ट कर देंगे। ओके। इसके बाद अगर आपको मेंशन है कि रेम्युनरेशन कौन से वाले ईयर में से देनी है, अगर वो क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत आसान, जिस साल में आपको गिवन है उस साल के प्रॉफिट में से रेम्युनरेशन को माइनस कर दो। इफ रेम्युनरेशन इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ईयर एंड दैट ईयर इज आल्सो मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, इन सच अ केस रेम्युनरेशन शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम दैट ईयर प्रॉफिट ओनली एंड नॉट फ्रॉम द एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल सी बात है, पता नहीं चल रहा रेम्युनरेशन कहां से देनी है, तो हमने एवरेज प्रॉफिट को यूज किया, वहां से माइनस किया। जब पता है आपको कि रेम्युनरेशन किस प्रॉफिट से देनी है, तो फिर आप एज्यूम थोड़ी करेंगे जिस साल में बोला हुआ है उस साल से माइनस कर देंगे। वेरी सिंपल। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट क्या होती है। बेटा गुडविल की वैल्यूएशन के लिए जो प्रॉफिट हम ऐड करते हैं वो सारे प्रॉफिट बिजनेस के नॉर्मल रूटीन प्रॉफिट होने चाहिए, मतलब जो हमने अपने बिजनेस के ऑपरेशन से अर्न किए हैं। अगर उन सालों के अंदर किसी साल में प्रॉफिट कोई ऐसा है जो एबनॉर्मल नेचर का है या कोई एबनॉर्मल नेचर का लॉस है, तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस के एग्जांपल क्या है बेटा, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, यानी कि किसी साल प्रॉफिट जो आपने निकाला उस साल एबनॉर्मल लॉस हुआ था, और एबनॉर्मल लॉस को क्या किया होगा हमने, प्रॉफिट निकालते टाइम माइनस कर दिया होगा। अब गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं क्योंकि एबनॉर्मल लॉसेस पहले प्रॉफिट में से माइनस हो गए होंगे, तो अब आपको उनको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल की वैल्यूएशन के लिए जो प्रॉफिट हम लेते हैं वो बिजनेस के नॉर्मल रूटीन प्रॉफिट होते हैं, उसके अंदर एबनॉर्मल ना तो प्रॉफिट इंक्लूड होते हैं ना लॉसेस इंक्लूड होते हैं। तो लॉस अगर पहले माइनस हो गया तो उसको ऐड कर दो। चलिए देखेंगे, तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट की ट्रीटमेंट क्या होगी। अब वो कहते हैं व्हेन एबनॉर्मल लॉस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन प्रॉफिट, अगर एबनॉर्मल लॉस को आपने इंक्लूड किया हुआ, इंक्लूड करने का मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट जब निकाला था आपने उस साल का तो ये लॉस पहले आपने माइनस किया हुआ है, तो माइनस किया है तो अब उसको ठीक करने के लिए, उसके इंपैक्ट को हटाने के लिए आप उसको रिवर्स कर देंगे। एग्जाम्पल 2020 में 60,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 40,000, तो आपको क्या करना है बेटा, इस 60,000 के प्रॉफिट में 40,000 रुपए ऐड बैक कर देंगे। ठीक है बेटा, ये दोबारा से आप क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। ऐड बैक क्यों किया आपने, क्योंकि ये लॉस पहले माइनस हुआ था, यानी 60 का प्रॉफिट जो निकाला गया था वो 40,000 के लॉस को माइनस करने के बाद निकाला गया था। आपको ये देखना है कि एबनॉर्मल लॉस से पहले कितना प्रॉफिट था, तो आप इसको ऐड कर देंगे तो 1 लाख हो गया। करेक्ट बेटा। इसके बाद ये सिचुएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार सीबीएसई में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था, आई थिंक 2019 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी।
वो गलती क्या थी बेटा, क्वेश्चन के अंदर आपको एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ था और क्वेश्चन में लिखा हुआ था वर्ड एक्सक्लूडिंग, कि हमने जो लॉस अब जो हमने प्रॉफिट निकाला है उसमें एबनॉर्मल लॉस को इंक्लूड ही नहीं करा। इंक्लूड ना करने का मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉफिट आपको गिवन है उस प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस पहले हमने माइनस ही नहीं किया। तो मुझे बताओ, जब एबनॉर्मल लॉस पहले माइनस ही नहीं हुआ तो क्या इसको ऐड बैक करेंगे दोबारा से? नो, दोबारा वो ऐड बैक नहीं होगा। यानी इस केस में हमें एबनॉर्मल लॉस की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करनी थी और बच्चे गलती करके आगे थे, क्योंकि बच्चों ने रटा हुआ था कि एबनॉर्मल लॉस गिवन होता है तो हम उसको ऐड कर देते हैं। तो ऐड कब करेंगे? जब हमने उसे प्रॉफिट में इंक्लूड किया हुआ है। अगर वो पहले से एक्सक्लूड है तो आपको दोबारा से उसको ऐड नहीं करना है। ठीक है बेटा, देख लेते हैं इसको। प्रॉफिट आपको गिवन है 2020 का 1 लाख एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹30,000। 30,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस एक्सक्लूड किया है। तो यहाँ देखो बेटा सोल्यूशन में नो इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹30,000। इन दिस केस प्रॉफिट विल बी टेकन एज 1 लाख, वही सेम 1 लाख का प्रॉफिट ही रहेगा फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। ओके, समझ में आ गया सबको? अब एबनॉर्मल लॉस के बाद एबनॉर्मल गेन की क्या ट्रीटमेंट होगी? एबनॉर्मल गेन का एग्जांपल गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है बेटा, ये एबनॉर्मल गेन है। तो एबनॉर्मल गेन को भी हम गुडविल की कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। जब एवरेज प्रॉफिट आप निकाल रहे हो तो अगर आपको कोई प्रॉफिट गिवन है जिसके अंदर कोई एबनॉर्मल गेन पहले से इंक्लूड है तो आपको बेटा उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गेन था तो ये प्रॉफिट में पहले ऐड कर दिया होगा। तो अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे बेटा दो सिचुएशन है। अगर ऑलरेडी पहले इंक्लूड था तो क्या करो, उसको माइनस कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट था 2020 में, इसमें 18,000 रुपए का गेन इंक्लूड है। ठीक है बेटा, तो इसको नहीं लेना गुडविल के लिए, तो हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया। अगर इस गेन को पहले प्रॉफिट में इंक्लूड ही नहीं किया था, पहले ऐड ही नहीं है, तो क्या अब माइनस होगा? नो, अब इसको हम माइनस नहीं करेंगे। तो 1 लाख का प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग गेन ऑफ 20,000, तो नो इफेक्ट ऑफ गेन 20,000। इस केस में हम 1 लाख के प्रॉफिट को ही यूज करेंगे गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। ओके बेटा, चलो अब इसके बाद आता है कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस जहां पे हम किसी एसेट के ऊपर कोई एक्सपेंस करते हैं जो कैपिटल नेचर का है बट उसको हम रेवेन्यू बना देते हैं, या रेवेन्यू नेचर का होता है बट उसको हम कैपिटल बना देते हैं। तो अब इसकी कैसे एडजस्टमेंट होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने कोई मेजर रिपेयर कराया और उसको हमने एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, बेटा अकाउंटिंग रूल ये कहता है कि अगर हम कोई भी एसेट के ऊपर कोई मेजर रिपेयर कराएं जिससे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है तो फिर उस एक्सपेंस को कैपिटलाइज किया जाता है। कैपिटलाइज का मतलब आप एसेट की वैल्यू में उसको ऐड करेंगे, उसको पीएनएल अकाउंट में शो नहीं करेंगे। यहां पे गलती क्या हुई कि मेजर रिपेयर हुआ, ऐड होना था एसेट के अंदर बट आपने एक्सपेंस बना के पीएनएल से माइनस कर दिया। अब इसका रेक्टिफिकेशन आपको करना है, तो कैसे करेंगे इसका रेक्टिफिकेशन, देखेंगे। A major repair of plant 85,000 was wrongly charged as expense, यानी प्लांट को रिपेयर कराया और मेजर रिपेयर था ये, तो इसको आपको कैपिटलाइज करना चाहिए था बट इसको आपने एक्सपेंस बना दिया, मतलब रेवेन्यू आइटम ले लिया आपने इसको। तो अब क्या करेंगे, अगर एक्सपेंस बना दिया था तो प्रॉफिट से माइनस कर दिया होगा, तो आप उसको ठीक करने के लिए प्रॉफिट में क्या करो, दोबारा से ऐड बैक कर दो। वेरी सिंपल। अगर कोई माइनर रिपेयर है तो माइनर रिपेयर है तो उसको तो हम नॉर्मल एक्सपेंस ही लेंगे। ठीक है, कोई ऐसी मेजर रिपेयर नहीं है तो मेजर रिपेयर को अकाउंटिंग कहती है कैपिटलाइज करो, माइनर रिपेयर को पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंस मान के ही रिकॉर्ड करो। तो बताओ ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अगर कोई माइनर रिपेयर हुआ है तो ये पीएनएल अकाउंट में आना चाहिए। अब गलती हो जाती है कई बार, इस माइनर रिपेयर को हम मेजर की तरह ट्रीट कर लेते हैं कि माइनर रिपेयर हुआ तो पीएनएल में शो करना चाहिए था, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे इसको रिकॉर्ड करना चाहिए था, बट हमने गलती से इसको एसेट में रिकॉर्ड कर दिया। तो बताओ क्या होगा, एसेट में आपने ऐड कर दिया, ठीक है, पीएनएल में उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका प्रॉफिट उस साल का ज्यादा होगा क्योंकि पीएनएल में आपने उसको दिखाया नहीं, आपने उसको कहां पे दिखा दिया, मशीन के अंदर दिखा दिया। तो रेक्टिफिकेशन करोगे तो क्या ऐसे होगा, मशीन में से माइनस हो जाएगा अमाउंट और पीएनएल में से माइनस हो जाएगा। तो देख लेंगे इसमें ये क्या हुआ। यहाँ पे एग्जांपल पढ़ते हैं, प्रॉफिट गिवन है 3 लाख रुपए का, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि 6,000 रुपए का एक नॉर्मल रिपेयर हुआ था मशीन का 1 अप्रैल 2020 को, बट गलती से इसको हमने एसेट में ट्रीट कर लिया और मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो बताओ अगर मशीनरी में डेबिट हो गया तो क्या वो पीएनएल में गया होगा, नो। तो पीएनएल में अगर नहीं गया तो उस साल का प्रॉफिट आपको ज्यादा दिखेगा, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट से माइनस कर देंगे।
तो 3 लाख के प्रॉफिट में से हमने क्या किया, 6,000 रुपए जो माइनर रिपेयर के थे वो हमने माइनस कर दिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। परचेज ऑफ एसेट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। हमने कोई एसेट खरीदा, अब एसेट खरीदा तो उसको हमें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना चाहिए, हमने गलती से उसको P&L अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है बेटा, लिखा हो ना ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ना होके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया तो एक्सपेंस बन गया वो, तो आपने उसको माइनस कर दिया होगा। अब प्रॉफिट का रेक्टिफिकेशन करना है तो कैसे करोगे, एक्सपेंस बन के अगर माइनस हो गया तो प्रॉफिट में दोबारा ऐड बैक कर दो। ये देखो 240 का प्रॉफिट आपको गिवन है, 60,000 रुपए उसने दोबारा से ऐड बैक कर दिया। ओके, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट है बेटा 2,40,000 का, हमने एक लैपटॉप परचेज किया था ऑफिस के लिए 60,000 का, बट उसको एक्सपेंस बना दिया। अब ये लैपटॉप बैलेंस शीट में आना चाहिए था, बट इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ना करके इसे हमने P&L अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, एक्सपेंस बना दिया। तो 60 से आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा 240 का, तो आप क्या करेंगे, इस 60,000 को प्लस कर देंगे इस 240 के प्रॉफिट में। ओके, समझ में आ गया। इसके बाद डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट क्या होती है, अगर किसी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन हमने चार्ज नहीं करी है तो आप क्या करेंगे, चार्ज करेंगे तो जिस ईयर में आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो उस ईयर के प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन को आपने माइनस कर देना है, राइट। इसके बाद फिर आता है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे बिजनेस का एक नॉर्मल एक्सपेंस है, तो ये नॉर्मल एक्सपेंस कहाँ आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए। यानी हमने अपने स्टॉक को इंश्योर कराया, या फिर हमने अपनी बिल्डिंग को इंश्योर कराया, मशीन को इंश्योर कराया, तो उसके लिए कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, और फर्म ने अगर इंश्योरेंस प्रीमियम रिकॉर्ड नहीं किया हुआ पहले तो ये तो नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस है। अगर आपने इस एक्सपेंस को पहले रिकॉर्ड नहीं किया है तो अब क्या करेंगे, इसे रिकॉर्ड करेंगे तो बेटा प्रॉफिट में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर बेटा, ये देखो प्रॉफिट हमने निकाला 2 लाख रुपए का 31 मार्च 2020 को, विदाउट कंसिडरिंग द इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, यानी ये 2 लाख का प्रॉफिट निकाला गया बिना इंश्योरेंस प्रीमियम को कंसिडर किए। ठीक है, विदाउट कंसिडर का मतलब हुआ कि हमने P&L अकाउंट में इसे रिकॉर्ड नहीं किया। Additional information: in the beginning of the year, the firm has insured its asset by paying annual premium rupees 10,000. It will be a regular expense incurred every year. तो इसको हम एक एक्सपेंस मान के चलते हैं बिजनेस का, जो हमें हर साल ही करना पड़ेगा। अगर इसको कंसिडर नहीं किया गया प्रॉफिट निकालते टाइम तो इसका मतलब ये पहले माइनस नहीं हुआ है, तो अब आपको इस बिजनेस एक्सपेंस को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर बेटा, तो ये होगी आपकी सारी स्पेशल आइटम की ट्रीटमेंट। आई होप सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। इसे बेटा जरूर रिवाइज कर लेना, बहुत अच्छे से पॉइंट है इसके अंदर जो मैंने क्लास में डिस्कस कर दिए हैं। अगर ये पॉइंट आप कर लेते हो तो अब आप लोगों का गुडविल वाला चैप्टर पूरा अच्छे से हो जाएगा और एग्जाम के अंदर आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही कर देंगे हम लोग। तो आज की क्लास में मैंने आपको पूरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर पूरा रिवाइज करा दिया, सारे फॉर्मूले बता दिए मैंने, और प्लस जो ट्रिकी एडजस्टमेंट्स थी, स्पेशल आइटम्स थी, उसकी ट्रीटमेंट भी मैंने आप लोगों को बता दी। आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर 3 को रिवाइज करेंगे, तो ये चैप्टर आप लोग रिवाइज कर लेना। टिल देन सब बच्चों को बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।